Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic of discussion is about the disorders of the kidney. In previous lecture, we discussed in details about hemostasis in human. We discussed in details about how the structure how the human skin, skin act as a homeostatic organ, the structure of a skin, and what is the physiological role of skin as a homeostatic organ. And we discussed in details about the structure of kidney, that human urinary system that consists of kidney. And we discussed in details about the anatomy or structure of the human kidney. फिर हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी के नेफ्रॉन्स, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था. फिर उसकी जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, जिसको फंक्शन ऑफ द किडनी भी कहते हैं और फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन भी कहते हैं, उसको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था. और उसके बाद हमने जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी है वो भी डिटेल से हमने डिस्कस किया था. और आखिर में जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन जो है वो एक टेबल के जरिए उनके जो वैल्यूज थे वो डिस्कस किए थे. तो होपफुली के जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, वो आपको समझ आ गया होगा. आज के लेक्चर में हम जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी को डिटेल से डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ह्यूमन किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन कैसी होती है. किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन की बुनियादी वजह ये है कि जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन जो है वो होती है. दूसरा, वो लोग जो कैल्शियम और ऑक्जिलेट कंटेनिंग जो है फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे टोमेटो है, जैसे स्पेनिश हमारे पास है, ऑक्जिलेट के कंटेनिंग फ्रूट्स और ऑक्जिलेट कंटेनिंग जो वेजिटेबल्स है, अगर उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो उनके अंदर भी किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होती है. जो लोग गोश्त का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके अंदर भी जो सिस्टीन स्टोन्स हैं वो फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सिस्टीन इज़ वन ऑफ द अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन की यूनिट है. और प्रोटीन जो है जो गोश्त होता है वो हमारे पास एनिमल प्रोटीन है. तो नो डाउट कि तमाम ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो है 2 to 3 मिलीमीटर का किडनी स्टोन्स बनता है. लेकिन अगर आप जो है उसके साथ वाटर इनटेक जारी रखें, और वाटर इनटेक जो है प्लेंटीफुल ऑफ वाटर जो आपके रिकमेंडेड है, कम से कम 4 लीटर पर डे के हिसाब से अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी 2 और 3 mm के स्टोन्स बनते, मिलीमीटर के स्टोन्स बनते हैं, वो आसानी के साथ एक्सपेल्ड आउट होते हैं थ्रू यूरिनरी सिस्टम. लेकिन जो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है फॉलो नहीं करते, तो उनके अंदर जो है कंसिस्टेंटली किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं. आपके टेक्स्ट के अंदर जो किडनी स्टोन्स हैं वो 3 टाइप्स के लिखे हुए हैं कि वन ऑफ दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्जिलेट, द अदर इज कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, एंड द थर्ड वन इज यूरिक एसिड. जबकि अगर आप हायर बुक्स में बायोलॉजी में स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स भी मिलेंगे और सिस्टीन स्टोन्स भी मिलेंगे. कैल्शियम अमूमन हम अपने जो फ्रूट्स है उससे हमें मिलता रहता है. और दूसरी बात यह है कि जो आप वाटर इनटेक करते हैं उनमें भी कैल्शियम मौजूद होता है. तो कैल्शियम जो है वो हमारे डाइट से हमारे ब्लड में जो है वो मुंतकिल होता है. और हमारे पास जब ये ब्लड में अवेलेबल होता है कैल्शियम, साथ साथ जब हम ऑक्जिलेट जो हमारे पास स्पेनिश और टोमेटो के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, तो कैल्शियम और ऑक्जिलेट बॉडी के अंदर मिलकर कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाती है. ये कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन कहाँ पर बनते हैं? ये कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन किडनी के अंदर बनते हैं. और किडनी में जो पायरामिड रीजन है उसके अंदर भी है, जो माइनर कैलेसिस रीजन है, मेजर कैलेसिस रीजन है, रीनल पेल्विस है, इस जगह पर भी हमारे पास ये किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होती है. और जब ये किडनी स्टोन्स बन जाते हैं तो फिर बाज़ों का इसकी मूवमेंट शुरू होती है, और फिर ये माइनर कैलेस से मेजर कैलेसिस, और मेजर कैलेस से फिर रीनल पेल्विस के थ्रू ये यूरोटर में जाते हैं. और बाज़ों का यूरोटर अगर ये इस किस्म का स्टोन हो जिनके जो है डिफरेंट एजेस हो निकले हों, तो वो जब मूव करता है थ्रू यूरोटर तो वो वहाँ पर उसको फ्लिक्ट करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन होती है और जो स्टबिंग पेन और शार्प पेन होती है. और बाज़ औक़ात ये जब ब्लैडर तक पहुंच जाते तो ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है. और फिर जब प्लेंटीफुल ऑफ यूरिन जब जमा हो जाता है और उस प्रेशर के तहत जब आप यूरेथ्रा के ज़रिए उस पेशाब को बाहर निकालते हैं, तो बाज़ औक़ात वो जो है यूरेथ्रा को भी ब्लॉक कर लेता है, जिसके नतीजे में पेशाब जो है निकलना बंद हो जाता है, और तब भी इसके अंदर स्टबिंग पेन होती है. तो मोस्टली 90% 70% कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन जो है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते रहते हैं.
और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उनमें कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फास्फेट स्टोन है और सिस्टीन स्टोन्स है। तो हमने भी डिस्कस किया कि मोस्ट जो हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं वो किडनी के अंदर इनकी फॉर्मेशन शुरू होती है और सब में ट्रेवल टू द यूरेटर आर यूरिनरी ब्लैडर। काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स क्या है? इससे पहले हमने जो गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हर डिसऑर्डर के अंदर उसका काजल एजेंट होगा, फिर उसके अंदर सिम्टम्स होंगे, फिर उसके अंदर जो है वो ट्रीटमेंट होगी। तो इसी तरह जितने भी ह्यूमन डिसऑर्डर हैं, जिन ऑर्गन्स के डिसऑर्डर हैं, तो उनके लिए वो काजल एजेंट, फिर उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं। तो काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स, उसकी वजूहात क्या है? एक तो एज फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, और एज फैक्टर में हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे पास +40 और +50 एज अबव जो हमारे पास हैं, डिपेंड करता है डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डाइट अच्छी होगी और इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा, अच्छा होगा, तो उसके अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन अबव 50 एज के अंदर जबकि तमाम जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, जो बुनियादी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है और जो आपकी प्रॉपर रिमूवल ऑफ स्टोन्स हैं वो नहीं हो पाती और वो जाके जो है सेटल डाउन होते हैं किडनीज के अंदर और ब्लैडर के अंदर, और इस तरीके से किडनी स्टोन्स जो है वो फॉर्मेशन भी होती है और वो उसकी स्टोरेज भी होती है। डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक आपके पास सैलड है, आपके पास स्पाइनिश आपके पास है, ठीक है, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीलेट केमिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन सी एंड विटामिन डी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, less intake of water and alcohol consumption. So these are the 5 factors which act as a causes for kidney stone formation in human body. What are the symptoms produce? How you can say that I have kidney stones? कि जब गुर्दों के अंदर पथरियाँ मौजूद हों, स्टोन्स मौजूद हों, तो उनकी अलामात क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास एक स्वीयर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन। जो किडनी है उसके अंदर पेन होती है और जो लोअर एब्डोमेन है, चूँकि ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, तो साथ साथ जो लोअर एब्डोमेन है उसके अंदर ये पेन रेडिएट करता है और पेन रेडिएट डाउन टूवर्ड्स जो है जो आपके पास थाइज हैं और है उससे ऊपर जो ग्रोइन एरिया है, ग्रोइन एरिया के करीब जो यूरिनरी ब्लैडर हब आपके पास है और जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यूरिन के लिए, तो वहाँ पर वो पेन जो है वो रेडिएट करता है और वहाँ तक ये पेन जो है वो जाता है। इसके अलावा वॉमिटिंग इज अनदर सिम्टम्स फॉर किडनी स्टोन्स एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार का पेशाब आना, ये भी सिम्टम्स है किडनी स्टोन्स के अंदर। foul smelling urine with blood and pus, this is that is the severe form of the kidney stones। जब हमारे पास फाउल स्मेलिंग का मतलब है कि बैड स्मेल होती है और बाद में जब किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर के थ्रू मूव करता है तो वहाँ पर जो है उनके जो एजेस होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स निकले होते हैं उस पथरी के, वो यूरेटर को जो है वो डैमेज करता है। वहाँ पर फिर जारी बात है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्रेक होती हैं, ब्लीडिंग भी साथ साथ होती है, फिर वहाँ इन्फेक्शन काज होना शुरू हो जाती है, वहाँ पस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म का जो पेशेंट है जब यूरिनेशन पास करता है तो उसके यूरिन के अंदर ब्लड भी होता है और पस भी होता है। इसका मतलब है कि किडनी स्टोन जो है आल्सो लेड टू इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज काज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो केयर हैव टू बी टेकन, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिकेशन इसके लिए जो है लेनी चाहिए। किडनी स्टोन्स ट्रीटमेंट जो है, अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने भी बताया कि 2 to 3 mm जो हमारे पास होते हैं, इवन 4 और 5 mm तक के जो किडनी स्टोन है वो आसानी के साथ जो है वो पानी के साथ जो है पीरियोडिकली रिमूव होते रहते हैं और हमें इसका नहीं पता चलता। लेकिन जब आप पानी का इस्तेमाल कम कर लेते हैं और वो स्टोन जो है एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है और फिर से वो साइज में बढ़ना शुरू कर देता है और फिर जब वो मूव करने की कोशिश करता है तो आपको जो है वो सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं और फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और एक्सरेज के लिए, ताकि वो किडनी स्टोन्स को ऑब्जर्व कर सकें। किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो है एक सर्जिकल मेथड है और एक नॉन सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में है कि अगर किडनी का स्टोन का साइज जो है 10 mm हो, 12 mm हो, 14 mm हो, 19 mm हो, 20 mm हो, तो हमारे पास अमूमन 10 से ऊपर जो है
जो 10 mm से ज़्यादा के साइज़ के किडनी स्टोन्स होते हैं, वो फिर आसानी के साथ यूरेथ्रा के ज़रिए पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दे आर स्मॉल डायमीटर। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं और एक्सरेज रिकमेंड करते हैं। अगर वो स्टोन्स का साइज़ बड़ा हो और वो आसानी के साथ मेडिकेशन से उसकी ट्रीटमेंट ना हो और वो ब्रेक ना हो सकता हो, तो फिर उस किस्म के स्टोन्स के लिए जो है, और अगर उनकी तादाद भी ज़्यादा हो, एक स्टोन ना हो, स्टोन्स की तादाद भी ज़्यादा हो, तो फिर उनको ऑपरेट किया जाता है, किडनी को ओपन किया जाता है और फिर उस स्टोन्स को वो रिमूव किया जाता है। इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब है ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब है कि आप किडनी को ओपन करेंगे है, या जहाँ जहाँ किडनी स्टोन्स मौजूद हैं उनको आप जो है ऑपरेशन के जरिए रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमारे पास है लिथोट्रिप्सी, जिसको हम कहते हैं, और ये एक मशीन के जरिए होती है, लिथोट्रिप्टर मशीन कहते हैं। इसके लिए आपको ये जो है कम से कम 48 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। और उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक डिवाइस के जरिए, जिसको हम लिथोट्रिप्टर कहते हैं, ये जो लिथोट्रिप्टर मशीन है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड है, ये कोई इस किस्म का मेथड नहीं कि जिसमें आपके किडनी को ओपन किया जाता है। इसमें ये स्किन है और स्किन से बाहर जो हमारे पास ये डिवाइस है, लिथोट्रिप्टर डिवाइस है, इसके जरिए किडनी स्टोन्स की जो एरिया है उसको लोकेट किया जाता है थ्रू कंप्यूटर। और जब वो लोकेट किया जाता है तो इसके अंदर फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो उसकी बम्बारमेंट की जाती है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द किडनी में। आउटसाइड ऑफ द स्किन से प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो रेडिएशन जो है वो उस किडनी स्टोन्स को जो है स्मॉल सैंड पीसेस में जो है वो डिवाइड कर लेती है। मीनवाइल आपके साथ यूरिनरी बैग जो है, यूरेथ्रा के साथ यूरिनरी बैग जो है वो अटैच किया जाता है। प्लेंटीफुल ऑफ वाटर आपको पीने के लिए कहा जाता है। तो जो किडनी जो है वो स्मॉल सैंड लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो रहे होते हैं। जब आप प्लेंटीफुल ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके यूरिन बैग के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये 48 कम से कम 48 आवर्स का तकरीबन आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है, और इंटरवल्स डिपेंड करते हैं। अगर स्मॉल स्टोन है और वो इजीली ब्रेक हो गया तो एक ट्रीटमेंट ही काफ़ी, अदरवाइज 2 और 3 ट्रीटमेंट जो है रिकमेंडेड है इस किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए, जो कि एक नॉन सर्जिकल मेथड है। अनदर डायग्राम में आप देखें कि ये अल्ट्रासाउंड वेव्स है, और यहाँ पर आपको रीनल पेल्विस के अंदर जो हाइलस का रीजन है और जो यूरेटर की बेस है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, इसके अंदर ये किडनी स्टोन्स मौजूद है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है आउटसाइड ऑफ द स्किन जो है वो से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो मूव करते हैं और स्टोन्स को वो हिट कर रहे हैं। इसके बाद से आप देखें कि जो स्मॉल पीसेस दैट देन कैन इजीली पास थ्रू द यूरेटर, वही जो आपका लार्ज साइज स्टोन है वो स्मॉल साइज स्टोन में यानी पीसेस में डिवाइड हो गया, सैंड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया, और फिर आपको प्लेंटीफुल ऑफ वाटर पीने के लिए कहा जाता है। और इसके नतीजे में वो आसानी के साथ जो है उस वाटर के साथ जो आपका यूरिन बन जाता है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, वो इस सैंड लाइक पार्टिकल्स को जो है वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में भेजते हैं, और ब्लैडर से आप यूरेथ्रा के जरिए आसानी के साथ उसे जिस्म से पास आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू बैक टू द स्लाइड। तो हमारे पास हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लिथोट्रिप्सी। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम द outside are bombarded. Non-electrical shock waves mean ultrasonic waves, ultrasound waves are bombarded on the stone in the urinary system. Waves hit the dense stones and break them. Stones become sand-like and are passes through urine. ये जो हमने अभी डिवाइस आपको दिखाई है, ठीक है, लिथोट्रिप्टर मशीन है, और इसके जरिए सारा जो है प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है, ताकि जो लार्ज पीसेस ऑफ किडनी स्टोन्स हैं उनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया जा सके। अनदर जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है रीनल किडनी फेलियर। इसका मतलब है कि आपकी जो किडनी है पार्शली या कम्प्लीटली तौर पे जो है वो नॉन फंक्शनल है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी यूरिया, यूरिक एसिड या जो साल्ट से उसको रिमूव नहीं कर रहा है। आपका जो वाटर कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं कर रहा है। जब आप यूरिन की जो है वो टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड कम होती है, और इसमें मीनवाइल जब आप ब्लड का टेस्ट करते हैं तो यूरिया की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलती है। तो इसका मतलब है कि किडनी जो है वो कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं है।
सो अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन, अगर किडनी जो है पार्शली या कंप्लीटली तौर पे नॉन फंक्शनल हो जाए, वो वेस्ट को अच्छी तरीके से रिमूव ना करे, तो इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रीनल का लफ्ज है ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है, और इसका मतलब होता है, ये रीनस से निकला और इसका मतलब होता है किडनी। मेजर काजेज ऑफ किडनी फेलियर हमारे पास क्या है? डायबिटीज मिलिटस, शुगर जो डिसऑर्डर है, जिनको शुगर की बीमारी है उनके अंदर ये प्रॉब्लम, यानी वन ऑफ द सिम्टम्स फॉर किडनी फेलियर। फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उनके जो है किडनी फेलियर हो सकती हैं। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी, अगर किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कोई एक्सीडेंटल हिट्स की वजह से आपके किडनी के अंदर जो है ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट कर रही है, और ब्लड जो है वो आपकी यूरिया यूरिक एसिड को अच्छी तरीके से जो है वो रिमूव नहीं कर रही है, नेफ्रॉन नॉन फंक्शनल हो गए, वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो जाहिर बात है जब ब्लड की सप्लाई किडनी की तरफ नहीं है तो ब्लड से ही तो ये वेस्ट मटेरियल जो है वो किडनी के नेफ्रॉन्स रिमूव करते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो वो वेस्ट मटेरियल्स को आसानी के साथ ब्लड से रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन ये फंक्शन करता है। और इस तरीके से ये जो मटेरियल्स हैं ये आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं और आपके अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करते रहते हैं, और सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसमें जो है वो तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हाई क्वांटिटी में मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि जो रीनल फेलियर उसमें जो हमने डिस्कस किया है अभी, उसके सिम्टम्स। ड्रग ओवरडोज में रिजल्ट इन किडनी फेलियर, इसमें हमारे पास है कि ड्रग ओवरडोजेस भी वन ऑफ द रीजन है कि अगर आप रिकमेंडेड डोजेस से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी किडनी फेलियर का बायस बन सकती है। सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर क्या है? उसमें हमारा हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड, जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें ये कंपाउंड ज़्यादा मिलते हैं, इसका मतलब आपकी किडनी नॉन फंक्शनल है, आपकी किडनी पार्शली या कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल है, वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं करे, जिसकी वजह से आप अनईजी फील कर रहे हैं और सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। वॉमिटिंग की कंडीशन, नोजिया, नोजिया का मतलब है कि बिफोर वॉमिटिंग से पहले जो क्या या होने से पहले जो कंडीशंस होती हैं क्या करने के लिए, वॉमिटिंग करने के लिए, उसको नोजिया कहते हैं। फिर वेट लॉस होता है, दिस अनदर सिम्टम्स इन किडनी फेलियर। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन, तो आपके जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड भी आता है, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी साथ साथ काज होने शुरू हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसका फायदा उठाते हुए कि आपकी किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही है और उसके अंदर जो है इन्फेक्शन भी काज होने शुरू हो जाती है। Excess fluid in the body may also cause swelling of legs, feet and face and shortness of the breath. जी, जब आपका जो किडनी सही फंक्शन नहीं कर रहा तो जारी बात है जो सरप्लस वाटर है वो भी इजीली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो जो सरप्लस वाटर होते हैं वो ब्लड के अंदर रहता है, ब्लड से फिर वो जो इंटर टिश्यूज होते हैं वो उसके अंदर फैल जाता है, और जो चेहरा है, जो लेग्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट एरियाज ऑफ द बॉडी है उनके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी स्वेलिंग हुई है, ठीक है। ये जो स्वेलिंग होती है ये वन ऑफ द एक्सेसिव जो वाटर होता है जो किडनी रिमूव नहीं कर रहा, वही आपके जिस्म में फैल जाता है, टिश्यूज के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में स्वेलिंग नजर आती है, और इस स्वेलिंग को एडिमा भी कहते हैं। जी, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है अगर किडनी पार्शली फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है और पार्शली फंक्शनल है, तो उसके लिए हम अनदर जो ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो है डायलिसिस। डायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। आर्टिफिशियल वेज का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी, जो डायलिजर मशीन होती है जिसके जरिए हम प्रोसेस ऑफ डायलिसिस करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो डायलिसिस का मतलब है ये एक फिल्ट्रेशन मेथड है, जिस तरह आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन ब्लड से सरप्लस वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड को रिमूव करके उसको यूरिन का हिस्सा बनाती है, यही जो प्रोसेस होगा वो आर्टिफिशियल डिवाइस के जरिए से होगा, जिसको हम जो है डायलिजर मशीन्स कहते हैं। एक उसमें जो हमारे पास है बड़ी साइज की मशीन है जिसको आप कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो है डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, और वहाँ पर आप डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, अमूमन वो हीमोडायलिसिस होता है या ब्लड डायलिसिस होता है। दूसरा एक ऐसे स्मॉल डिवाइस है जिसको पोर्टेबल कहते हैं, जो आपने अपने घर में भी रख सकते हैं, और अपने घर के अंदर जो है जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है
उसके मुताबिक आप उसको खुद जो है वो फॉलो कर सकते हैं और उस प्रोसीजर को खुद अडॉप्ट कर सकते हैं। वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको एब्डोमिनल डायलिसिस भी कहते हैं और बॉडी कैविटी डायलिसिस भी कहते हैं। सो जो क्लीनिंग ऑफ द ब्लड है बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, बाय आर्टिफिशियल डिवाइसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस, or you can define a procedure to filter toxins from the body, from the blood by artificial methods when the kidneys are unable to perform this function is called as dialysis। तो डायलिसिस का मतलब हमारे पास है कि अगर हमारी किडनी से फंक्शन नहीं कर रही और उसको हम आर्टिफिशियल मेथड्स के जरिए जो है वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायलिसिस। इसके टू टाइप्स में हमने अभी हीमोडायलिसिस, जिसको ब्लड डायलिसिस भी कहते हैं, एंड अनदर इज पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको एब्डोमिनल डायलिसिस भी कहते हैं और बॉडी कैविटी डायलिसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल फ्लो शीट है फॉर डायलिसिस, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक डायलिसिस मशीन है और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम डायलिसेट कहते हैं। इस फ्लूइड को यहाँ पर जो होगा फ्रेश फ्लूइड, वो डायलिसेट। डायलिसेट वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, विटामिन होते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं जो जिस्म के लिए यूजफुल होती हैं। इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। तो डायलिसेट इज द फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ यूजफुल इंग्रेडिएंट्स। ये यूजफुल इंग्रेडिएंट्स के अंदर होंगे और ये जो डायलिसिस है फिर इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होंगी और वो मेम्ब्रेन जो है फिल्ट्रेशन का काम करेगी, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो पेशेंट है, तो पेशेंट के एक आम जो आपको यहाँ नजर आ रही है, एक कैथेटर के जरिए जो ब्लड है वो रिमूव किया जाएगा और वो ब्लड जो है वो एक कैथेटर जो है उसके साथ फिर ट्यूब, और ट्यूब से फिर वो पास करेगी टुवर्ड्स ब्लड पंपिंग डिवाइस और वो उस ब्लड को पंप करेगा टुवर्ड्स द डायलिसिस मशीन। अब इसके अंदर मैं आपके पास यहाँ पर एक और जो है आपको डिवाइस नजर आ रही है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि जो आपके इस ट्यूब के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें वो ब्लड को क्लॉट ना होने दे, उसको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जब ब्लड में शामिल हो जाएगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो इस डिवाइस के जरिए यहाँ पर जो है वो फ्लो करेगा। जब ब्लड इस डिवाइस के अंदर फ्लो करता है तो इस डायलिसेट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड को अट्रैक्ट करते हैं और वो उसे रिमूव कर देते हैं। और फिर जब ब्लड आपका क्लीन हो जाता है तो फिर वो अनदर जो हमारे पास आउटलेट है इसके जरिए से जो एयर ट्रैपर और एयर डिटेक्टर है वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो उस ब्लड को जो है अनदर कैथेटर के जरिए आपके अनदर जो वेन है उसके अंदर जो है उसको इंसर्ट किया जाता है। तो रिमूव भी वेन के जरिए किया जाता है और फिर जब वो ब्लड साफ हो जाता है तो अनदर वेन जो उसी आर्म के अंदर हो या दूसरे आर्म के अंदर जो वेन हो उसके अंदर इसको कैथेटर के जरिए इंजेक्ट कर दी जाता है और इस तरीके से आपका जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है। हीमोडायलिसिस में एक और डायग्राम जो कंप्रिहेंसिव डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दी हुई है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कैथेटर जिस तरह आप कैनोला लगाते हैं तो कैथेटर वो हमारे पास ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब है। जब नीडल प्रिक कर लेता है तो वो कैथेटर जो है वेन के अंदर इंजेक्ट हो जाती है और आपका ब्लड जो है इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। इससे पहले आप देखें कि ये यहाँ पर जो आपके पास ट्यूब नजर आ रही है इसको हम कहते हैं डायलिसिस टैंक, जिसके अंदर जो है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है और ये जो सोल्यूशन है ये यूजफुल है, इसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये जो डायलिसिस मशीन है इसके अंदर आप ये ट्यूब्स देख रहे हैं, असल में जो फंक्शनल यूनिट है इस डायलिसिस मशीन के ये ट्यूब्स हैं जो सिलिफेन मेम्ब्रेन के बने होते हैं जो सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये इसी तरह का काम कर रही है जिस तरीके से हमारे नेफ्रॉन्स का काम कर रही है, लेकिन नेचुरली तौर पे जो फंक्शन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू दिस डिवाइस। लेकिन ये भी जो है अच्छी तरीके से आपके जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है ब्लड से, क्योंकि आपकी किडनी जो है पार्शली इनएक्टिव है और फुली फंक्शनल नहीं है। तो ये हमारे पास सिलिफेन मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के ट्यूब्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू आपको नजर आ रही है इसमें डायलिसेट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है जो फ्रेश फ्लूइड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब ब्लड जो है इस ट्यूब के अंदर मूव करेगा और ये हम एक वेन के अंदर लगाते हैं कैथेटर के जरिए और फिर ये जो है एक ट्यूब के जरिए आपके पास ये ब्लड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक पंप है जो इस ब्लड को मूव करता है टुवर्ड्स द डायलिसिस ट्यूब्स, जिसको हम सिलिफेन मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स बनी होती हैं, यहाँ ये ब्लड मूव करना शुरू कर देता है। और इसके यहाँ पर जो फ्रेश फ्लूइड है, सोल्यूशन है जिसमें यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सर्कुलेट कर रही हैं। तो आपके ब्लड के अंदर जो यूरिया और यूरिक एसिड है, चूंकि वो डायलिसेट में तो नहीं होता, वो तो आपकी इस ब्लड ट्यूब में होता है,
तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए आपका यूरिया और यूरिक एसिड जो कि ब्लड में होता है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इस डायलिसाइड में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डायलिसाइड के अंदर तो यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है, आपके इस ब्लड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड जो है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद है। तो यहाँ से वो मटेरियल जो है वो डायलिसेट का हिस्सा बन जाती हैं, और इस तरह फिर आपका जो ब्लड होता है वो इस सेकंड डायलिजर ट्यूब में आता है, फिर थर्ड डायलिजर ट्यूब में आता है, इस तरह फिर फोर्थ में आता है, इस तरह नीचे की तरफ मूव करता हुआ आता है। और जितने टाइम पे ये मूव कर रहा होता है तो डायलिसेट इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर सॉल्ट्स, उसको रिमूव कर रहा होता है। और रिमूव करने के बाद आपका जो ब्लड होता है जब वो क्लीन हो जाता है तो वो इस डायलिजर जो मशीन है जिसको हम डायलिजर्स कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी जो है, इससे फिर आउटलेट के जरिए, इस ट्यूब के जरिए आपके एक और जो वेन है, आपके आर्म की वेन है, उसके अंदर कैथेटर के जरिए इसको इंजेक्ट किया जाता है, और इस तरीके से आपका जो क्लीन ब्लड है वो आपके इसके अंदर वेन के अंदर आ रहा होता है। तो ये एक सिंपल जो है प्रोसीजर है। तो उसके बाद से जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका रह जाता है वो डायलिसिस मशीन के जो टॉप पे आप देख रहे हैं इस ट्यूब के जरिए जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है जिसको वेस्ट डायलिसेट कहते हैं इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपका यूरिया और यूरिक एसिड जो जमा हो जाते हैं जिसको आप जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाली डायग्राम में देखें तो आप देखें कि ये जो ब्लड था, जो इस ट्यूब के अंदर ब्लड मौजूद है वो ये वाला ब्लड है, और ये वो ब्लड है जो आपके जिस्म से निकल रहा है जिसके अंदर ये तमाम वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड। ये वो डायलिसेट है जिसमें तमाम यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है लेकिन इनमें कोई भी यूरिया यूरिक एसिड नहीं। तो हमने बात की थी कि अभी आपके पास जो ट्यूब की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो डायलिसेट है इसमें से ये जो आपको येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये यूरिया यूरिक एसिड है, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो डायलिसेट में शामिल हो जाती हैं। जब ये डायलिसेट में शामिल हो जाती है तो ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो इस ट्यूब के अंदर फिर वो आ रहा होता है। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, और चूंकि ये एक पोर्टेबल मशीन नहीं है इसके लिए आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, और वहां पर आप इसको पीरियोडिकली जो है वो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी किडनी जो है कितनी नॉन फंक्शनल है। अदरवाइज जो है वीकली में 2 टाइम्स भी, वीकली में 1 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि द फंक्शनलनेस ऑफ द किडनी और द नॉन फंक्शनलनेस ऑफ द किडनी के उसका लेवल क्या है। इधर जो हमारे पास सिंपल मेथड है क्लीनिंग ऑफ द ब्लड के लिए बाय आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम जो है हमारे पास क्या है, पेरिटोनियम जो एब्डोमेन के इनसाइड पे जो लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक के जो आउटर लेयर है और जो एब्डोमेन के इनसाइड पे लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो है एब्डोमिनल स्पेस है इनसाइड, जहां पर यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और यहाँ पर उनके इन अंदर जो स्पेस होती है इसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं और पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो जो डायलिसेट सोल्यूशन है वो ये आप पोर्टेबल है, ये कैरी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड लोकेशन पे आप कैथेटर के जरिए इसको पंच करेंगे या एट होम भी कर सकते हैं। तो डायलिसेट जिसके अंदर फ्रेश फ्लूइड होता है वो और यूजफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप कैथेटर के जरिए इंजेक्ट करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन में, और इस तरीके से जो डायलिसेट होगा वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है और डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम स्पेस और पेरिटोनियल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास फिर क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर जो यूरिया यूरिक एसिड है वो बाहर निकला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर कोई ब्लड नहीं है, यहाँ तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो आपने जो डायलिसेट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, तो ये डायलिसेट यहाँ पर यूरिया और यूरिक एसिड को इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है इससे यूरिया यूरिक एसिड अट्रैक्ट करेगा और वो डायलिसेट में आएगा। वो जब डायलिसेट में आएगा तो 3 to 4 आवर्स के बाद से, यानी आपने इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करने के बाद आप रिमूव कर दें, फिर उसके बाद से ये इसके अंदर फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट वो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। 3 to 4 आवर्स के बाद आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और उसको वेस्ट टैंक के अंदर दोबारा जो है वो उसको आप फेंक सकते हैं, जिसको हम अनदर डायग्राम में आप देखते हैं। दैट इज अनदर डायग्राम, डायलिसेट बैग जिसमें फ्रेश डायलिसेट है, ठीक है, वो ट्यूब के जरिए और फिर ये कैथेटर के जरिए आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आएगा।
ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होगा। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इसके दरमियान ये जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी स्पेस। यहाँ पर आपके पास मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, अभी मैंने बताया ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज यूरिक एसिड को डिफ्यूजन के जरिए थ्रू आउट करेगी। क्यों? उसकी वजह ये कि यहाँ पर डायलिसाइट के अंदर कोई यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है, तो फिर यूरिया और यूरिक एसिड जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी है उसमें एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से वो मूव करके बाहर की तरफ निकलेगा और इस तरह आपका यूरिया यूरिक एसिड जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और फिर आप उसको सर्टेन आवर्स के बाद से आप इसको दोबारा जो है इस कैथेटर के जरिए जब इसको इंजेक्ट करेंगे तो इसको जो है वो सक करेगा। सक्शन मशीन है, इसके अंदर जो उसको बटन होता है वो उसको फॉलो अप करेगा, सक करेगा और इस तरीके से ये जो हमारे पास है सक्शन प्रेशर के तहत वो फ्लूइड जो है वो वेस्ट टैंक के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर आपका जो है वेस्ट जिसमें यूरिक एसिड होगा वो जमा होगा। तो पेरिटोनियल डायलिसिस अनदर मेथड, बट दैट इज नॉट टू मच इफेक्टिव एज हीमोडायलिसिस। जितना इफेक्टिव है ये इतना इफेक्टिव नहीं है और जाहिर बात है इसको आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड के जरिए जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इतने ज्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड जो है वो रिमूव नहीं होता। ये आसान है क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन है एंड यू विल हैव टू कैरी इट एट होम्स भी कर सकते हैं और ये आपको पर डे के हिसाब से करना होता है, रोजाना के हिसाब से करना होता है। जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट तब होती है कि जब जिसको हम कहते हैं एंड रीनल स्टेज। एंड रीनल स्टेज का मतलब है कि किडनी मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल हो गई। एक किडनी, आइदर ऑफ द किडनी और बोथ ऑफ द किडनी। अगर दोनों किडनी में से एक किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए तो एक किडनी से आप जिंदा रह सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर और लोड होगा। लेकिन अगर दोनों किडनीज डैमेज हो गई, पार्शली जो है डैमेज है और वक्त के साथ साथ फिर अगर आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती और वो रिकवर नहीं करते तो इससे आपकी डेथ हो सकती है। सो another treatment for the end stage kidney failure is kidney transplant. It is the replacement of patient damaged kidney with the live donor। जो लाइव डोनर का मतलब एक ऐसा जिससे आप किडनी डोनेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो एक जिंदा शख्स भी हो सकता है और डिसीज डोनर जिसकी अभी भी डेथ हुई हो उससे भी आप जो है वो किडनी जो है वो ले सकते हैं। The surgical procedure of placing a fully functional kidney into a person with chronic kidney failure। ऐसा शख्स जिसकी किडनी बिल्कुल जवाब दे गई है, डैमेज हो गई है, उससे आप सर्जिकल प्रोसीजर के तहत जो एक डोनर है, जो लाइव डोनर है, ये डिसीज डोनर है, उसकी जो फंक्शनल किडनी हेल्दी किडनी है उससे आप वो ले सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं यानी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डोनर मे और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ ए पेशेंट। इट विल बी वेरी इजी कि वो आपका पेशेंट भी, आपका रिलेटिव भी हो सकता है और आपका रिलेटिव नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि जो रिलेटिव होते हैं, कजन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो किडनी मैच कर जाए। उसकी वजह यह है कि एक तो ब्लड ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी होती है, दूसरी बात है कि जो किडनी टिश्यू प्रोटीन होती है जिसको ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन प्रोटीन कहते हैं वो तकरीबन कॉमन होती है, सेम होती है। तो अगर ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन जो डोनर है उसकी अगर प्रोटीन भी ये एंटीजन बना रही है, यानी ये प्रोटीन बना रही है, लिकोसाइट एंटीजन प्रोटीन बना रही है, और जो रेसिपिएंट है जो जो जिसकी किडनी डैमेज्ड है या नॉन फंक्शन है उसकी भी टिश्यू प्रोटीन जो है वो डोनर जैसी है, तो फिर जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो आसानी के साथ हो सकती है और इसमें ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। किडनी आपकी जो आपने लगा ली, ग्राफ्ट होगी, तो वो आसानी के साथ डैमेज नहीं हो सकती। Before transplant, the tissue proteins of the donor and patients are matched, that is human leukocyte antigen। ABO blood group compatibility between the donor and recipient is essential। मतलब ABO blood group का मतलब है कि डोनर और आपके पास जो रेसिपिएंट हो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करता हो। The donor kidney is transplanted in patient body and is connected to the patient's blood and urinary system। जब अगर वो किडनी मैच कर जाती है, ब्लड ग्रुप सिस्टम सेम है, किडनी टिश्यू प्रोटीन जो है डोनर और रेसिपिएंट दोनों के जो है मैच कर गए, तो फिर आसानी के साथ जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको आसानी के साथ जो है जो सर्जन होते हैं वो ऑपरेट करके जो हेल्दी किडनी है, फुली फंक्शनल किडनी है, वो उसको इम्प्लांट कर सकते हैं, उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं।
द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ द डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स, तकरीबन 10 से जो 15 साल तक उसकी लाइफ स्पेन होती है। लेकिन ये नहीं कि आप जब किडनी आपने जो है ग्राफ्ट कर ली है तो इसके फिर भी 1% चांसेस होते हैं, 99% मैच करने के बावजूद भी 1% चांसेस होते हैं कि आपकी ऑर्गन रिजेक्शन हो सकती है। ऑर्गन रिजेक्शन का मतलब है कि अगर किडनी मैच नहीं कर पा रही ज़्यादा या कम, तो आपके जो जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, वो उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं और किडनी सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो किडनी जो आपने ट्रांसप्लांट की है, जो ग्राफ्ट की जो लगाई है, वो नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन, यानी आपके जिस्म जो है उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके वाइट ब्लड सेल उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं और उसको फंक्शन लेस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, अगर अगरचे कि वो किडनी जो है वो मैच कर रही है, तो इसके बावजूद भी सेकंड अटेम्प्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो साइक्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, वन ऑफ द एंटीबायोटिक जो ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है, और ये तभी वो होता है कि जब किडनी के अंदर 99.9% या अबव 99% किडनी मैच कर रही हो, तो आपको जो है साइक्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है और वो इम्यून सेल को सप्रेस रखती है और उनको जो है किडनी के अगेंस्ट, जो नई ग्राफ्टेड किडनी उसके अगेंस्ट जो है उसको लड़ने नहीं देती, उसको सप्रेस रखती हैं और इस तरह आपके ऑर्गन रिजेक्शन को वो प्रिवेंट करती हैं। अब ये साइक्लोस्पोरिन ये नहीं कि उस वक्त के लिए फॉर टाइम बीइंग होगा, जब तक आपकी जो डोनेटेड किडनी के साथ आप जिंदा हैं 10 से 15 साल आप टाइम टू टाइम जो है किडनी टेस्ट करेंगे। उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं, उसके लिए जो यूरिन टेस्ट होता है, किडनी प्रोटीन फॉर्मेशन टेस्ट होते हैं, वो आप पीरियोडिकली करते जाएंगे ताकि आपको पता चलता जाए कि आपकी किडनी जो है वो फंक्शनल है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। और इससे और मीनवाइल आप जो है एंटीबायोटिक जो है टिल योर लाइफ जो है आपके साथ जब तक आप लाइव हैं उस तक आप इस एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। जिस वक्त किडनी ग्राफ्ट की जा रही हो, ट्रांसप्लांट की जा रही हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वो आप अपनी जो किडनी है उस जो उसकी ग्राफ्टिंग हो रही होती है, तो आप जो है डायलिसिस मशीन के जरिए आप जो है डायलिसिस के जरिए, हीमोडायलिसिस के जरिए आप अपनी ब्लड की प्यूरिफिकेशन जो है वो उसके साथ कंटिन्यू रखेंगे कुछ टाइम के लिए, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट आपने कर लिए, तो अब उसके साथ उसके नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके इम्यून सेल एक्टिवेट हो सकते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल एक्टिवेट्स हो सकते हैं और आपके उस ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो साइक्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक के तौर पे लेते हैं। और साथ साथ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्गन रिजेक्शन हो रही है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गए, तो इसका फ़ायदा जो है बैक्टीरियाज भी उठाते हैं और इन्फेक्शन काज होने शुरू हो जाती है। और अगर वही किडनी जो है जो आपने ट्रांसप्लांट की, ग्राफ्ट की, अगर वो प्रॉपर तरीके से बॉडी साल्ट्स और यूरिक एसिड को रिमूव नहीं कर रही है, तो उसके नतीजे में आपके जो बोन के प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो रिमूव नहीं करती है और वो आपकी बोन्स के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं और अल्सर्स क्रिएट कर सकती हैं, वाउंड्स क्रिएट कर सकती हैं डिफरेंट रीजन्स में और पर्टिकुलरली किडनी के अंदर। अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये आप देखें कि ये हमारे पास जो है किडनीज, और इसमें से दिस किडनी इज नॉन फंक्शनल, ये किडनी नॉन फंक्शनल है। तो इसके लिए जो नॉन फंक्शनल किडनी इट विल रिमेन उसी जगह पर। अगर इस किडनी की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही है और ये कोई जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो जो नॉन फंक्शनल किडनी इट विल रिमेन देयर, उसको वहीं पर होना चाहिए। और जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो नई किडनी को, जो फंक्शनल किडनी है, हेल्दी किडनी है, उसको नियर टू द फीमोरल आर्टरी के साथ यहाँ पर जो है वो नियर टू द यूराइनरी ब्लैडर ग्राफ्ट कर लेते हैं, उसको यूराइनरी सिस्टम के साथ भी जो है वो कर लेते हैं। और फिर साथ साथ जो है ये जो ब्लड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है आर्टरी है और ये वेन है, और इसी तरीके जो ब्लड है वो किडनी के अंदर जा रहा है, मूव कर रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उसके बाद यूरेटर जो है कनेक्ट कर दी यूराइनरी ब्लैडर के साथ, और इस तरह ये किडनी फंक्शन शुरू कर देती है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना शुरू कर देती है।
So this is another view, and that is enlarged view of that is grafted or transplanted kidney. हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये नॉन फंक्शनल किडनी है, ठीक है, राइट डिजीज किडनी, और ये फंक्शनल किडनी ट्रांसप्लांट किडनी है जो हमने लगाया है, और उसको यहाँ पर ग्राफ्ट कर दी यूराइनल ब्लैडर से लिटिल अबव विद द फीमोरल आर्टरी के साथ, जिसको इलियक आर्टरी भी कहते हैं। तो ये था इस चैप्टर के जो डिसऑर्डर्स थे, और उसमें जो लास्ट आर्टिकल था वो किडनी डिसऑर्डर्स थे। तो किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉमन जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। फिर हमारे पास होते हैं कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स बनते हैं उनके नाम लिखें, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, के उनके सिम्टम्स क्या हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि राइट द काजेज ऑफ किडनी स्टोन, कि वो कौन से काजेज हैं जो किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन का बायस बनते हैं, और फिर उसकी सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चला कि किडनी स्टोन्स हैं, तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो हमारे पास किडनी फेलियर होती है तो उसके जो काजेज क्या है, और उसके फिर सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं जो हमारे पास एंड स्टेज रीनल फेलियर होता है। और फिर उसमें हम यहाँ पर बात करें कि जो क्लीनिंग ऑफ द ब्लड है, एक तो सर्जिकल मेथड होता है जिसमें आप किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं, और एक नॉन सर्जिकल मेथड होता है लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी अमूमन डेफिनेशन में बहुत दफ़ा जो है पेपरों में आता है, 3 मार्क्स की डेफिनेशन में ये 3 डेफिनेशन होगी, उसमें एक डेफिनेशन लिथोट्रिप्सी के बारे में जो है वो पूछा जाता है। और फिर हमारे पास ये कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर भी नोट आता है, और किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर जो नोट आता है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 to 5 मार्क्स का। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बी पार्ट होता है। तो दिस वाज अबाउट होम्योस्टेसिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। एंड यहाँ तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। जो टॉपिक आप समझते जाएं, और आपको जब समझ आ जाए तो काइंडली इसको जो है, आपके टेक्स्ट बुक मौजूद हैं उससे आप उसको प्रिपेयर करें। हमने कोशिश की कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स ऐड किए जाए, क्योंकि डायग्राम से जो आप चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं फिर वो अमूमन मेमोराइज रहती है, वो अमूमन याद रहती है और आसानी से भूलती नहीं है।